BTTH के एक और नोबल एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में जियान ने बस अपनी पावर से पूरा गेम बदल दिया था, जिसके बाद बारी आती है हान फेंग और मो शिंगटियान की। अब इन दोनों को एल्डर सूचियान और लिटिल फेई डॉक्टर ने बिजी करके रखा था और इस टाइम का यूज करके जियान तैयार कर लेता है अपना एक एंग्री बुद्धा लोटस। फिर जियान सबसे खतरनाक सवाल पूछता है। जियान कहता है किसकी बम में दम है जो इसे लेने के लिए तैयार है। अब इस एंग्री बुद्धा लोटस को देख के मो शिंगटियान की तो फट के आत्मा आ जाती है। इस वजह से मो शिंगटियान अपने ब्लैक एम्पर सेक्ट को लेकर सबसे पहले एक पलटी मारता है, क्योंकि उसे पता था कि जब तक वो लिटिल फेई डॉक्टर से फाइट कर रहा होगा जियान को उसके ऊपर स्नीक अटैक करने का मौका मिल जाएगा, और जो एनर्जी जियान के हाथ में दिख रही थी उससे मो शिंगटियान की जान को भी खतरा हो सकता है। एपिसोड की शुरुआत होती है जियान से, जो कि मो शिंगटियान को विड्रॉ करते हुए देख रहा होता है, लेकिन जियान के हाथ से वो एंग्री बुद्धा लोटस बिल्कुल नहीं हटाता, बल्कि वो जियान की और भी ज्यादा दुई को अब्सॉर्ब करके और भी ज्यादा डेंस होता जा रहा है। और इस मौके का फायदा उठा के हमारी लिटिल फेई डॉक्टर भी जियान के साइड में आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे जियान की प्रोटेक्शन सबसे ज्यादा मैटर करती थी। शाओशियान का पूरा ध्यान उस मो शिंगटियान के ऊपर टिका हुआ था, क्योंकि इस चालाक लोमड़ी की बातों का बिल्कुल ही भरोसा नहीं किया जा सकता। अब जियान की इतनी खतरनाक पहरेदारी के बीच में मो शिंगटियान भी कोई ट्रिक्स नहीं खेलता है। वो एक बार चारों तरफ देख के ओबीडियंटली विड्रॉ करने लगता है, लेकिन उसका एक्सप्रेशन तब चेंज होता है जब वो मोया और चीशेन को नहीं पाता। इमीडिएटली उसका ध्यान जाता है माउंटेन्स की तरफ, जहाँ पे उसे दिखाई दे गया था अपना बेटा मोया। ये देख के वो फटाक से रे ऑफ लाइट में कन्वर्ट हो गया था। 2 मिनट बाद हम मो शिंगटियान के कंधे पे एक मिजरेबल फिगर को देख सकते हैं, लेकिन खैर जब उसे मालूम पड़ गया था कि मोया जिंदा है तो फाइनली उसके दिल को थोड़ी सी शांति मिलती है। मो शिंगटियान हंसते हुए कहता है कि इस छोटी सी लड़की को बिल्कुल भी होल्ड बैक करना नहीं आता, लेकिन खैर ये एक्सपीरियंस इसके लिए भी काफी ज्यादा अच्छा है। भले यहाँ पे मो शिंगटियान के फेस पे एक स्माइल हो, लेकिन उसकी आंखें तो कुछ और ही कह रही थी। अगर वो लिटिल फेई डॉक्टर और जियान के हाथ के वो एंग्री बुद्धा लोटस फ्लेम से नहीं डर रहा होता तो शायद वो जिया की जान लेने के लिए अभी तक आगे बढ़ गया होता। वहीं पे जियान तो ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे मो शिंगटियान की आंखों में वो दुश्मनी देख नहीं सकता है। हम देखते हैं जियान को एक सीटी बजाते हुए, जिसे शाओगेट और जानन अकेडमी के लोग उसके पीछे आ जाते हैं। तभी हमारा ध्यान जाता है शाओली के ऊपर, जिसे ऐसा लग रहा था कि जियान यहाँ पे काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया है। इस वजह से वो जियान के हालचाल पूछते हुए कहता है क्या तुम ठीक हो? अब इतनी भयंकर बैटल की वजह से यहाँ पे सभी के और काफी ज्यादा अनस्टेबल लग रहे थे। जियान एक स्माइल के साथ कहता है कि अब यहाँ पे ब्लैक एम्पर सेक्ट बिल्कुल भी इंटरवीन नहीं करेगा और हमें इस हान फेंग और डीमन फ्लेम वैली के लोगों से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। ये सुन के शाओली भी हंसने लगा था, लेकिन जब उसका ध्यान जाता है जियान के हाथों में उस एंग्री बुद्धा लोटस पे तो हम उसकी आंखों में एक डर को देख सकते हैं, क्योंकि इस भयानक पावर से उसकी पूरी बॉडी काफी ज्यादा अनईजी फील कर रही थी। शाओली कहता है तुमने सच में इस चीज से मो शिंगटियान को डरा दिया है। इसका रिप्लाई करते हुए जियान कहता है कि मो शिंगटियान बस इस बात से डरता था कि मैं उसे डिस्टर्ब कर सकता हूँ, और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के लिटिल फेई डॉक्टर एक फेटल अटैक भी कर सकती है, क्योंकि अगर यहाँ पे सिर्फ मैं होता तो सिर्फ इस एंग्री बुद्धा लोटस से उसे डरा पाना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था। ये सुन के शाओली भी एक नोड कर देता है। तभी उसे एक चीज याद आती है। हम देखते हैं उसे काफी ज्यादा धीमी आवाज में बोलते हुए। शाओली कहता है क्या तुम्हें वो चीज मिल गई है? इस बात को सुन के जियान भी चुपके से हाँ बोल देता है। ये देख के शाओली तो एकदम सरप्राइज हो गया था। खैर जब तक शाओली और जियान ये सब बातें कर रहे थे तभी हमारा ध्यान जाता है हान फेंग पे। वो चिल्लाते हुए कहता है कि सेक्ट लीडर मो तुम इसकी बातों के चक्कर में बिल्कुल मत आना, क्योंकि तुम्हारे एक्शंस ने इसे आज पूरी तरीके से ऑफेंड कर दिया है, और भले ही आज आपको परेशान नहीं कर रहा है लेकिन ये फ्यूचर में तुमसे मिलने के लिए जरूर आएगा, लेकिन तब आप इससे अकेले डील कैसे करोगे ये आपको सोचना है। हान फेंग के इन शब्दों को सुनने के बाद मो शिंगटियान ने भी अपनी आईब्रोज को नेट कर लिया था, लेकिन वो अपना सिर हिलाते हुए कहता है कि ये मैटर हमारे ब्लैक एम्पर सेक्ट के बारे में है और तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब भले ही तुम्हारा ऑफर काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो, लेकिन ट्रेजर्स को एंजॉय करने के लिए जिंदगी का होना जरूरी होता है। इस वजह से आज की सिचुएशन को बस आपको ही संभालना पड़ेगा, क्योंकि मो शिंगटियान और लिटिल फेई डॉक्टर के बीच में ये फाइट हुई थी उसमें मो शिंगटियान ये समझ गया था कि लिटिल फेई डॉक्टर की पावर उससे बिल्कुल भी कम नहीं है, और वहीं पे लिटिल फेई डॉक्टर के साथ जियान को भी मिला दिया जाए तो मो शिंगटियान का यहाँ पे हार जाना बिल्कुल तय हो जाता है। साथ ही में उसकी जान का जाना भी आउट ऑफ क्वेश्चन नहीं है। अब ट्रेजर्स और अपनी लाइफ इन दोनों के बीच में क्या चुनना है ये मो शिंगटियान पहले से ही काफी अच्छे से जानता है। अब मो शिंगटियान के इन शब्दों ने हान फेंग का एकदम चेहरा ग्लूमी कर दिया था। वो अपने मन में ओल्ड बास्टर्ड चिल्ला के वहाँ से विड्रॉ करने लगा था। हान फेंग जानता था कि अगर मो शिंगटियान यहाँ से विड्रॉ कर लेता है तो उसके पास भी इस बैटल से भागने के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा, क्योंकि वो अकेले दो दोजोंग से फाइट नहीं कर सकता है। और वहीं पे जियान को कैसे बूझ सकते हैं जिसने अपने एंग्री बुद्धा लोटस को तैयार कर लिया था, क्योंकि अगर हान फेंग इस सिचुएशन में लगातार बना रहता है तो फिर इस सिचुएशन को मौत को बुलावा देना कहते हैं। अब ब्लैक कॉर्न रीजन में रहने की वजह से हान फेंग इस सिचुएशन में कई बार आ चुका था। इस वजह से वो जानता था कि उसकी जान से ज्यादा कीमती यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जब हान फेंग सूचियान और जियान के ग्रुप से थोड़े से सेफ डिस्टेंस पे पहुंच गया था हम देखते हैं उसके फेस पे एक फेरोशियस स्माइल को। हान फेंग कहता है कि जियान तुम ये मत सोचो कि अगर ये बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा तुम्हारे हाथ में है तो ये तुम्हारा हो गया, क्योंकि इसके ऊपर मैं बिल्कुल गिव अप करने वाला हूँ नहीं, और आज तुमने डीमन फ्लेम वैली के 3 एल्डर्स को मार डाला है। इस वजह से ओल्ड ग्राउंड डीमन गोस्ट तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अब एक्चुअली मैं डीमन फ्लेम वैली के सेक्टर
हेडमास्टर का ये निकनेम था। हानफेंग कहता है अगर उस समय तुम्हारे पीछे जियान एकेडमी भी होती है तभी तुम अपने आप को मौत से नहीं बचा सकते। अब क्योंकि यहाँ पे हानफेंग ने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया था तो उसकी ये बात पूरे के पूरे माउंटेन रेंज में फैल जाती है और हम देखते हैं कई प्राइवेट कन्वर्सेशंस को शुरू होते हुए। एक बंदा कहता है बोधिसत्व बॉडी ट्रांसमिशन सलाइबा जियान के हाथ में, तो दूसरा बंदा कहता है जियान ये तो शाओ गेट के चीफ का नाम है। तभी एक बुड्ढा कहता है कि बोधिसत्व बॉडी ट्रांसमिशन सलाइबा तो एक अच्छी चीज है लेकिन इसे अपने पास रखने के लिए एबिलिटी भी होनी चाहिए। खैर जब इस जंगल में इन प्राइवेट कन्वर्सेशंस को जियान सुनता है तो हम उसकी आईब्रोज को एकदम नेट होते हुए देखते हैं। वो कई ग्रीडी नजरों को भी फील कर पा रहा था, जिसके बाद जियान की तीखी नजर जाती है सीधी हानफेंग के ऊपर, क्योंकि हानफेंग ने ये सब बिल्कुल पर्पस के साथ किया था। वो चाहता था कि उसकी ये बात सुन के सारे लोग जियान के एनिमी बन जाएं। तभी हमारा ध्यान जाता है एल्डर सूचियान पे। ये बातें सुन के उनका भी एक्सप्रेशन काफी ज्यादा सोलम हो गया था। एल्डर सूचियान कहते हैं कि जियान यहाँ से जल्दी से जाओ क्योंकि इस खबर को सुनने के बाद और भी लोग यहाँ पे आ जाएंगे और तब ऐसा हो सकता है कि हमारे ग्रुप को उनसे फाइट भी करनी पड़े। जब तक हम जियान एकेडमी में वापस नहीं पहुंचते हैं तब तक हम सेफ नहीं कंसिडर करे जा सकते। लेकिन जियान तो भी दूसरी दुनिया में था। जियान कहता है ये ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट कौन है। जब ये नाम मेंशन होता है तो एल्डर सूचियान का एक्सप्रेशन थोड़ा सा चेंज हो गया था। वो थोड़ा सा हेजिटेट करने के बाद एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं ये नाम है डीमन फ्लेम वैली के फाउंडर का और ये इंसान ब्लैक कॉर्नर रीजन के सबसे पुराने लोगों में से एक है क्योंकि मोशिंग टियान भी उसके बाद ही यहाँ पे आया है और इसे हमारी जियान एकेडमी के हेडमास्टर की जनरेशन का भी बोल सकते हो। अब ऑफ कोर्स हेडमास्टर की स्ट्रेंथ इससे काफी ज्यादा आगे है लेकिन जितना मुझे पता है इसकी करंट स्ट्रेंथ 5 से 6 स्टार 2 जोन की हो सकती है। ये सुन के तो जियान का एक्सप्रेशन भी एकदम चेंज हो गया था। वो कहता है 5 to 6 स्टार 2 जोन क्योंकि इस लेवल के एक्सपर्ट को जियान की तीनों फ्लेम से बना हुआ एंग्री बुद्धा लोटस भी इंजर्ड नहीं कर सकता। जियान एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहता है ये काफी अनएक्सपेक्टेड बात है कि डीमन फ्लेम वैली इतने पुराने एक्सपर्ट को पोजेस करती है। खैर जियान की ये बात सुन के एल्डर सूचियान थोड़ा सा स्माइल करने लगे थे। वो जियान को कंफर्ट करते हुए कहते हैं कि तुम्हें इस बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट काफी ज्यादा टाइम तक रिट्रीट पे ही रहता है और ये रिट्रीट दसियों सालों तक चलती है और जब तक डीमन फ्लेम वैली की कोई लाइफ और डेथ सिचुएशन नहीं आ जाती है तब तक ये अपने आप को फाइट्स में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं करता है और अगर गलती से ये कहीं अपीयर हो भी जाता है तब भी ये ओल्ड मैन हमारी जियान एकेडमी के खिलाफ बिल्कुल एक्शन नहीं लेने वाला क्योंकि उसकी हमारे हेडमास्टर से बहुत ज्यादा फटती है। ये सुन के जियान भी हंसने लगा था। जियान कहता है ऐसे रिलायबल हेडमास्टर का होना भी बहुत जरूरी है जिनसे ये ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट जैसा एक्सपर्ट भी डरता हो। लेकिन मेरे जियान एकेडमी में इतने दिनों तक रहने के बाद भी मैंने आकर इनके बारे में कुछ क्यों नहीं सुना। अब जियान का ये क्वेश्चन सुन के सूचियान उसे कुछ बताना चाहते थे लेकिन एंड में जाके वो भी अपना डिसीजन बदल लेते हैं। वो सूखी तरीके से खांसते हुए कहते हैं कि हमारे हेडमास्टर बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। उन्हें ट्रैवल करने का इतना शौक है कि पिछले 10 सालों से तो मैं भी उनसे नहीं मिला हूँ। ये सुन के तो जियान अपने माथे पे पसीने पहुंचने लगा था। तभी जियान का ध्यान जाता सीधा हानफेंग पे। जियान एल्डर सूचियान से कहता है चलो हम जियान एकेडमी वापस चलते हैं। जियान की यहाँ पे बहुत इच्छा थी कि वो लिटिल फेई डॉक्टर और सूचियान की हेल्प से इस हानफेंग का काम तमाम कर दे लेकिन यह सिचुएशन काफी ज्यादा अनसूटेबल थी क्योंकि हानफेंग को किल करने में लिटिल फेई डॉक्टर और सूचियान की काफी ज्यादा ड्यूटी एग्जॉस्ट हो जाएगी और तब कहीं पे कोई बड़ी बैटल क्रिएट हो जाती है तो फिर जियान को भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो इस बॉडी से तो बॉडी ट्रांसमिशन सलाइवा को अकेले जियान एकेडमी में ले जा सके। जब जियान अपने आप को कंट्रोल कर लेता है तो इस बात को देख के एल्डर सूचियान भी थोड़ा सा रिलीफ फील कर रहे थे। जब एल्डर सूचियान ने हानफेंग से फाइट करी थी तो उन्हें समझ में आ गया था कि हानफेंग कितना ज्यादा ट्रबलसम है। इस वजह से एल्डर सूचियान यहाँ पे खुद को बिल्कुल भी इंजर्ड नहीं करवा सकते। हम देखते हैं जियान को सराउंडिंग की पूरी सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हुए जिसके बाद वो शाओ गेट और जियान एकेडमी को वापस जाने का ऑर्डर देता है। अब क्योंकि यहाँ पे स्नीक अटैक का एक मौका बना हुआ था तो जियान अपने एंग्री बुद्धा लोटस को स्कैटर भी नहीं करता बल्कि जियान ने तो अपने सर के ऊपर लगा दिया था जो कि एक लैंप के जैसा लग रहा था। अब इस एंग्री बुद्धा लोटस से आते हुए टेंपरेचर की वजह से लोगों की ग्रिड भी थोड़ी सी कंट्रोल हो जाती है और जैसे जियान का ग्रुप यहाँ से चला जाता है हम देखते हैं यहाँ पे बड़े कमोशन को क्रिएट होते हुए। अब कई लोग तो जियान के ग्रुप की स्ट्रेंथ की वजह से यहाँ पे रुक गए थे लेकिन कुछ लोग अपने अंदर का लालच बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाते। इस वजह से वो जियान के ग्रुप से थोड़ी डिस्टेंस बना के फॉलो करने लगते हैं। वहीं पे वो हानफेंग भी आसमान में फ्लोट कर रहा था जिसकी नजर जियान के जाते हुए ग्रुप है। जब जियान पूरी तरीके से डिसअपीयर हो जाता है तो हम देखते हैं हानफेंग को तेजी से हंसते हुए वो एक सक्शन फोर्स को क्रिएट करता है जिससे वो तीनों बॉडीज के पास चली जाती है और ये डेड बॉडी थी फंगल और उन दोनों एल्डर्स की। अब हानफेंग की आंखों की वो डेंसनेस और डीप हो गई थी। हानफेंग अपनी बत्ती से दिखाते हुए कहता है कि जियान मैं उम्मीद करता हूं कि तुम इस बॉडी से तो बॉडी ट्रांसमिशन सलाइवा को जियान एकेडमी पहुंचा दोगे क्योंकि उस समय ओल्ड ग्राउंड डीमन घोस्ट को इनवाइट करूंगा और तब तुम्हारा और तुम्हारे शाओ गेट के डिस्ट्रक्शन का समय होगा। तभी सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है जंगल। इस जंगल में इतने घने पेड़ थे कि ऊपर की सनलाइट को नीचे तक पहुंचने में काफी डिफिकल्टी होती थी। तभी हम देखते हैं ट्रीज के बीच में से लाइट को आते हुए इस लाइट रे की हेल्प से हमें कुछ फिगर्स दिखाई देते हैं जो इस समय क्रॉस सेटेड पोजीशन में बैठ के रेस्ट कर रहे थे। अगर हम बात करें तो ये ग्रुप करीब 15 से 16 लोगों का होगा और ये सारे के सारे और काफी स्ट्रांग थे। इनमें से कई लोगों की तो ऐसे हो रही थी जिन्हें डिटेक्ट करने में काफी परेशानी हो रही थी लेकिन जिस तरीके से आसपास के लोग उनकी तरफ रिस्पेक्ट से देख रहे थे ये बात तो क्लियर हो जाती है कि वो किसी सेक्शन की कोर स्ट्रेंथ है। लेकिन तभी हमें एकदम बैंग बैंग के मफल साउंड सुनाई देने लगते हैं। हमें कुछ ऐसी आवाजें भी सुनाई देती हैं जैसे कि कुछ बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही हो लेकिन इन आवाजों को सुन के नीचे बैठे हुए लोग बिल्कुल भी अपनी आंखें नहीं खोलते हैं। तभी हमें काफी तेजी से लोगों के चिल्लाने की आवाजें आती हैं लेकिन ये लोग उन्हें पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हैं। कुछ मिनट के बाद उस डेंस फॉरेस्ट से कुछ लोग बाहर आते हैं। वो अपने घुटनों पर बैठ के रिपोर्ट करते हुए कहते हैं कि चीफ जो लोग हमारे काफी क्लोज आ रहे थे उन्हें हमने रिमूव कर दिया है। ये सुन के वो ब्लैक रोब यंग मैन ने अपनी आंखें खोल ली थी। वो इग्नोर करने के साथ कहता है कि ये लोग काफी रेकलेस है। फर्स्ट हमें जान एकेडमी तक पहुंचने में कितना टाइम और लगेगा। तभी साइड में बैठा व्हाइट हेयर ओल्ड मैन कहता है कि अगर बीच में कोई एक्सीडेंट नहीं होते तो परसों तक वहां पहुंच जाएंगे। अच्छी बात है कि हमारे पास भी कई लोग हैं वरना ये पीछे वाली मक्खी हमें बार-बार डिस्टर्ब करती है। ये सुन के वो यंग मैन हंसने लगता है और जब इस यंग मैन के फेस पे लाइट पड़ती है तो हमें समझ में आता है ये तो जियान है और जो लोग इसे सराउंड कर रहे थे वो तो जान एकेडमी और शाओ गेट के मेंबर्स। उस बड़ी सी बैटल को हुए अब 2 दिन हो चुके हैं। इन 2 दिनों में जियान के ग्रुप ने अपनी पूरी स्पीड से जान एकेडमी तक पहुंचने की कोशिश करी थी लेकिन ये लालची लोग पीछे से आना बंद नहीं करते। ये हंग्री वुल्फ्स जैसे लग रहे थे जो कि थोड़ी दूर रहकर अपॉर्चुनिटी का इंतजार करते हैं। अब भले जान एकेडमी और शाओ गेट के मेंबर्स ने कई लोगों को यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया हो लेकिन फिर भी ये लोग एकदम वैम्पायर की तरह यहाँ पे आते रहते हैं जैसे इन्हें जियान के खून की कोई स्मेल लग रही हो। और तो जियान ने बीच में कई रास्ते भी चेंज करे थे पर उसके बाद भी ये लोग जियान के ग्रुप को एक्यूरेटली फॉलो करते हैं। इस सिचुएशन के बार-बार रिपीट होने के बाद जियान को समझ में आ गया था कि यहाँ पे कोई ना कोई पीछे से चालें चल रहा है और ये एबिलिटी इस पूरे ब्लैक कॉर्नर रीजन में काफी कम लोगों के पास है। अब जियान के लिए अच्छी बात ये थी कि इस बार जान एकेडमी और शाओ गेट के बहुत सारे एक्सपर्ट्स यहाँ पे आए थे और अभी तक
जियान को इन लोगों से पर्सनली डील नहीं करना पड़ा था। तभी हमारे लिटिल फेट डॉक्टर के ऊपर जो कि जियान की साइड में बैठी हुई थी, शाओशियान कहती है कि जो लोग हमारा पीछा कर रहे हैं उनमें भले ही अच्छे एक्सपर्ट्स की कमी ना हो, लेकिन अभी हानफेंग के लेवल का कोई एनिमी हमारे सामने आया नहीं है। इस वजह से हमें यहाँ पे खुशी मनानी चाहिए कि ये लोग भले थोड़े से अनोइंग हो, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। जियान अभी स्टोरी रिंग को रब करते हुए अपना सेल लाता है। जियान कहता है वो बिल्कुल गिव अप नहीं करने वाला, वो डेफिनेटली इस बोधिसत्व बॉय ट्रांसफॉर्मेशन स्लैब के पीछे है। जियान अभी कुछ बोलने वाला था तभी उसकी आंखों में एक स्ट्रेंज एक्सप्रेशन को फ्लैश होते हुए देखते हैं। तभी जियान का ध्यान जाता है एक बड़े से आदमी की तरफ जो कि इस जंगल के बाहर की सारी एक्टिविटी को ऑब्जर्व कर रहा था। जियान कहता है इतना रेस्ट ठीक है, हम अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। मैं गया तुमको शाओगेट के लोगों को लेकर हमारे पीछे से प्रोटेक्शन करो, और अगर कोई अप्रोच करता है तो तुम उस पर सीधा अटैक कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम नहीं हरा सकते तो तुम्हें बहुत जल्दी रिट्रीट करना होगा। जियान की आवाज सुनकर वो विज्ञा भी हां बोल देता है। इस ऑर्डर को देने के बाद जियान की सूचना से आंखों में बात होने लगती है। जियान के एक इशारे पे सभी लोगों ने अपने डी की विंग्स को एक्टिवेट कर लिया था और अगले पल में वो फॉरेस्ट के डीप रीजन में चले गए थे। और इन सभी के पीछे था वो विज्ञा जो कि शाओगेट के लोगों को लेकर उनका पीछा कर रहा था। हम उसकी आंखों को लगातार इस फॉरेस्ट को स्कैन करते हुए देखते हैं। अब कई लोगों को संभालने की वजह से जियान को लगातार ब्रेक लेने पड़ रहे थे, इस वजह से उसकी जर्नी भी काफी शॉर्ट हो गई थी। लेकिन जो ब्लैक कॉर्नर रीजन के लोग जियान को चेस कर रहे थे, शायद उन्हें भी समझ में आ गया था कि वो जियान एकेडमी के काफी पास आ गए हैं। इस वजह से वो भी काफी अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं, क्योंकि अगर जियान का ग्रुप जियान एकेडमी के अंदर एंटर हो जाता है तो उनका बोधिसत्व बॉय ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा को स्नैच करने का मौका चला जाएगा। इस वजह से अब कई लोग अपनी रीजनिंग को खोने लगे थे और वो अपने वीक अटैक्स को जियान के ऊपर ट्राई भी करते हैं। और फाइनली इन सबको समझ में आ जाता है कि डेथ कैसे लिखी जाती है। इन अटैकर्स में 3 दुहुआंग के एक्सपर्ट्स भी थे और उन तीनों ने साथ में मिलकर जियान के ऊपर स्नीक अटैक किया था। फिर होना क्या था, इनमें से एक बंदा मार जाता है और बचे हुए 2 काफी मेजरेबल कंडीशन में यहाँ से भागते हैं। और खैर ये बात तो बिल्कुल क्लियर थी कि जहाँ पे 2 दुहुआंग लेवल के एक्सपर्ट्स गार्ड कर रहे हो वहाँ से किसी भी चीज को स्नैच करना एकदम सपने जैसा है। जब इन 3 दुहुआंग एक्सपर्ट्स की ऐसी हालत होती है तो कुछ लालची लोगों की आंखें भी खुल गई थी और उन्हें ये भी याद आ जाता है कि इस ग्रुप में 2 एलीट दुहुआंग हैं। और जब उन्हें वो हानफेंग के साथ फाइट याद आती है तो इन सभी लोगों के बैक में एक चिल फैल गई थी। हम जिसके बाद कई लोगों को धीरे से विड्रॉ करते हुए देखते हैं। अब इस माउंटेन रेंज को रात में कवर कर लिया था। हम अंधेरे में कई बीस्ट के रोड की आवाज सुन सकते हैं। अब भले ऊपर से हल्की सी मूनलाइट आ रही हो, लेकिन ये फॉरेस्ट इतना ज्यादा डार्क था कि वो मूनलाइट नीचे पहुंचने में बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं हो पा रही थी। तभी हमारा दिन जाता है इंसानों के ग्रुप है जिनके हाथों में हम मसाले भी देख सकते हैं। अरे भाई वो लकड़ी की चीज जो जलती है। और अब वो ग्राउंड पे क्रॉस सीटेड पोजीशन में बैठना शुरू हो गए थे। हमें इनके फटे हुए कपड़ों से समझ में आता है कि इन्हें काफी इंटेंस बैटल को एक्सपीरियंस किया है। अब भले इस कंडीशन की वजह से वो थोड़े से मेजरेबल लग रहे हो, लेकिन इन सबके चेहरे पे एक चमक थी। वो जानते थे कि इस नाइट के बाद वो जियान एकेडमी में पहुंच जाएंगे और उस समय वो अपने आप को सेफ भी कंसीडर कर सकते हैं। तभी हमारा ध्यान जाता है जियान के ऊपर जो इन सभी थके हुए लोगों को काफी ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था। वो एक स्माइल के साथ अपनी उंगलियों को फ्लिक कर देता है जिससे हम सभी के सामने एक मेडिसिन पिल आके फ्लोट करने लगी थी। जियान कहता है पिछले कुछ दिनों में आपने बहुत ज्यादा मेहनत करी है, आप इस मेडिसिन पिल को कंज्यूम कर सकते हो, ये आपको काफी ज्यादा बेनिफिट करेगी। ये सुन के सभी की आंखों में एक जॉय फ्लैश होता है। वो सभी अपने दोनों हाथ कप करके इस पिल को पकड़ लेते हैं क्योंकि वो सब जानते थे कि जियान एक एल्केमिस्ट है और जो भी चीज उसके हाथ से बाहर आएगी वो आखिर कोई ऑर्डिनरी चीज तो हो नहीं सकती। जब ये लोग इस पिल को कंज्यूम करते हैं तो जियान एक स्माइल के साथ लिटिल फेट डॉक्टर और सूचन की तरफ देखने लगा था। वो अपनी स्टोरी रिंग को पकड़ के बड़बड़ाते हुए कहता है कि फाइनली हम कल वापस जियान एकेडमी पहुंच जाएंगे। वहीं पहले सूचन थोड़ा सा स्ट्रेच करते हुए कहते हैं कि पिछले कुछ दिनों में इन लोगों पर काफी स्ट्रेन पड़ा है और तो अब तो मुझे भी थकावट महसूस होने लगी है। जियान फर्स्ट एडर सूचन की तरफ अपने दोनों हाथ कप करके कहता है कि मैंने सच में फर्स्ट एडर को पिछले कुछ दिनों में काफी ज्यादा ट्रैवल किया है। थोड़ा सा वेट करने के बाद जियान का सीधा ध्यान जाता है लिटिल फेट डॉक्टर के ऊपर। जियान कहता है तुम यहाँ पे लोगों को गार्ड करो, मैं फॉरेस्ट में जाकर एक अच्छी सी जगह को ढूंढता हूँ जहाँ पे मैं आराम से इस रूलर टेक्निक को प्रैक्टिस कर सकूं। ये कहने के बाद जियान उस फॉरेस्ट में और ज्यादा डीप चला गया था। कुछ समय बाद जियान को अपने सामने से बहता हुआ पानी दिखाई देता है और उसके साइड में पड़ी हुई थी बड़ी सी रॉक। जियान कंफर्म करने के लिए एक बार अपनी सराउंडिंग को चेक करता है। जब सब कुछ सही होता है तो उसकी बॉडी फटाक से उस रॉक पे अपीयर हो गई थी। वो क्रॉस सीटेड पोजीशन में बैठ के उस रूलर टेक्निक को चेक करने लगता है जिससे बड़े बड़े कैरेक्टर्स में लिखा हुआ था 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर। हम देखते हैं जियान को एक गहरी सांस लेने के बाद स्क्रोल को खोलते हुए और अब उसकी आंखें भी एकदम फोकस मोड में आ गई थी। ये जगह सच में इतनी अच्छी थी कि यहाँ पे बस बहते हुए पानी के अलावा किसी की आवाज नहीं आती है और वहीं पे ऊपर से आ रही मूनलाइट की वजह से जियान को रोशनी की कोई समस्या नहीं होती है। अब धीरे धीरे जियान इसके इनर वर्ल्ड में एंटर हो गया था। वहीं पे आउटसाइड की सारी चीजें पूरी तरीके से आइसोलेट हो जाती हैं और अब समय भी धीरे धीरे करके निकलने लगा था। जियान को इस पोस्चर में बैठे हुए करीब 1 घंटा हो चुका है। अचानक से हम जियान की उंगलियों के ऊपर उसकी स्टोरी रिंग को थोड़ा सा ग्लो करते हुए देखते हैं जिसमें से बिना किसी बर्निंग के एक जेड बॉक्स बाहर आ गया था। जो ये जेड बॉक्स जियान की स्टोरी रिंग से बाहर आया था इसे एक इल्यूजनरी एनर्जी ने कवर करके रखा था। हम इस समय इस इल्यूजनरी एनर्जी को थोड़ा सा वेगल करते हुए देखते हैं जो कि 1 सेकंड के बाद एक ओल्ड फिगर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो एक इविल स्माइल के साथ कहता है कि चीफ साहब मुझे यहाँ तक लाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद, लेकिन इससे आगे तो मैं खुद ही जा सकता हूँ। और ये कहने के बाद वो जियान की तरफ देखते हुए हंसने लगा था, लेकिन इसकी बॉडी बिल्कुल भी पॉज नहीं होती। वो उस जेड बॉक्स को पकड़ के एक फ्लैश के साथ उस डीप फॉरेस्ट में गायब हो गया था। सच में इस ओल्ड फिगर की स्पीड काफी ज्यादा खतरनाक थी क्योंकि कुछ ही फ्लैशेस के बाद वो डार्क फॉरेस्ट के पास आ गया था। लेकिन जैसे ही वो इस फॉरेस्ट में एंटर करने वाला होता है उसे सुनाई देती है अपने पीछे से एक हंसने की आवाज। ये आवाज कहती है कि ओल्ड एंशिएंट क्या तुमसे और वेट नहीं किया जा रहा। ये सुन के वो ओल्ड फिगर एकदम स्टिफ पड़ गया था, लेकिन फटाक से रिकवर करके वो भागना शुरू कर देता है। वो जैसे उस डार्क फॉरेस्ट में एंटर हुआ था उससे फील होता है अपने पीछे से एक अटैक जो कि सीधा का सीधा उसकी थ्रोट की तरफ आगे बढ़ रहा था। इसकी शार्पनेस को फील करके उसकी एक चिल फैल जाती है। लेकिन अच्छी बात ये थी कि वो बिल्कुल भी वीक नहीं था क्योंकि जैसे ही वो अपना मुंह खोलता है हम उसके सामने के स्पेस को डिस्टॉर्ट होते हुए देख सकते हैं और स्पेस के डिस्टॉर्ट होने की वजह से उस अटैक का निशाना भी चूक गया था जिससे वो अटैक उसके कंधे से टच करके आगे निकल जाता है। अब क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये अटैक किसने लॉन्च किया तो वो तेजी से चिल्लाने लगता है कि आखिर तुम हो कौन। और ये कहने के साथ ही साथ उसने अपनी फिस्ट को क्लेंच कर दिया था जिससे कई अटैक्स उस स्पॉट की तरफ शूट हो जाते हैं जहाँ से पुराना अटैक इसके ऊपर लॉन्च हुआ था। ये अटैक इतना ज्यादा शार्प थी कि इनसे कई ट्रीज एकदम बीच में से 2 हिस्सों में डिवाइड हो गए थे। और तभी हमें क्रैक की आवाज सुनाई देती है। हम देखते हैं 5 ऐसे अटैक्स को जो विंड एनर्जी का यूज करते हैं और जब ये दोनों अटैक एक दूसरे में कोलाइड होते हैं तो इस फॉरेस्ट में काफी ज्यादा डस्ट फैल गई थी। जब उसका ये काउंटर अटैक फेल हो जाता है तो उसका फेस एक्सप्रेशन एकदम चेंज हो गया था। वो समझ गया था कि जो उससे डील कर रहा है उसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल भी वीक नहीं है। इस वजह से वो फटाक से विड्रॉ करने का डिसीजन लेता है। लेकिन आखिर इतनी आसानी से कैसे हो सकता था क्योंकि नेक्स्ट मोमेंट में उसके सामने एक व्हाइट फिगर अपीयर हुआ था और इस फिगर के साथ आता है ग्रे कलर का फॉग। अब जब तक वो ओल्ड मैन कुछ सेंस कर पाता तब तक उसकी बॉडी इस ग्रे फॉग के कांटेक्ट में आ चुकी थी। अब क्योंकि इस ओल्ड मैन का एक्सपीरियंस भी काफी ज्यादा खतरनाक था तो वो तुरंत ही समझ जाता है कि ये फॉग काफी ज्यादा लीथल पॉइजन को कंटेन करता है। हम देखते हैं उसे अपने हाथों को घुमाते हुए जिससे काफी ज्यादा शार्प विंड एनर्जी उसकी बॉडी से रिलीज होती है। इस एनर्जी का फायदा उठाते हुए वो आसमान में ऊपर चला गया था और फाइनली वो सारे पेड़ों को तोड़ते हुए आसमान में अपीयर हो गया था। पर जैसे ही वो वहाँ से भागने की कोशिश करने वाला था तभी उसकी बॉडी एकदम अचानक से स्टिफ पड़ जाती है। इस ओल्ड फिगर का ध्यान जाता है उसके पीछे एक ओल्ड मैन पे जो कि जस्ट इसके फेस के सामने फ्लोट कर रहा था और ऑफ कोर्स ये चेहरा उसके लिए कोई अनजान नहीं है। वो एक कोल्ड आवाज में कहता है कि सूचियान। अब खैर इतना सारा फालतू का सस्पेंस के बाद तुम्हें समझ में तो आ ही गया होगा कि ये ओल्ड फिगर वो ओल्ड एंशिएंट है जिसने खुद इस बोधिसत्व बॉय ट्रांसमिशन
सलाइवा को गिव अप करने का डिसीजन लिया था। तभी ओलिंगशन के पीछे से किसी के हंसने की आवाज आती है। जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसे दिखाई देता है जियान, जो कि अपने हरे कलर के दुई की विंग को फ्लैप करके हवा में फ्लोट कर रहा था। जियान हंसते हुए कहता है कि मिस्टर ओलिंगशन, तुम्हारी टैक्टिक्स काफी अच्छी हैं, क्योंकि जिस तरीके से तुमने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को इस बोधिसत्व बॉडी ट्रांसमिशन सलाइवा में हाइड किया था, इसे सेंस करने में तो मुझे भी काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी। इस समय ओलिंगशन का एक्सप्रेशन काफी ज्यादा अगली और सीरियस हो गया था। वो कहता है अनएक्सपेक्टेड बात है कि तुमने इसे डिस्कवर कर लिया। खैर जो भी है, लेकिन तुम्हारा आखिरी इंसान कहाँ पे है? ओलिंगशन की आवाज उसके गले से बाहर निकली थी। तभी हमें नीचे पेड़ों की टहनियों की हिलने की आवाज आती है, जहाँ से हम एक ब्यूटीफुल सी वुमन को ऊपर आते हुए देख सकते हैं। और अब फाइनली वो सबके सामने अपीयर हो चुकी थी। जैसे ही लिटिल फेट डॉक्टर अपीयर होती है, कोइंसिडेंटली उसने ओलिंगशन के रिट्रीट पाथ को भी ब्लॉक कर दिया था। मतलब यहाँ पे ओलिंगशन के भागने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो गए थे। तभी हमारा ध्यान शिफ्ट होता है एल्डर सूचियान पे। ओलिंगशन की तरफ देख के एक स्माइल से कहते हैं कि ओल्ड लीमन, तुम सच में काफी ज्यादा चालाक हो। अगर जियान एक एल्केमिस्ट नहीं होता जिसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ऑर्डिनरी इंसानों से काफी ज्यादा खतरनाक है, तो वो तो ये कभी सेंस ही नहीं कर पाता कि इस बोधिसत्व बॉडी ट्रांसमिशन सलाइवा के अंदर तुम्हारी स्पिरिट हाइड कर रही है। ये सुन के वो ओलिंगशन भी हंसने लगा था। वो कहता है जब तुमने इस बात को पहले डिस्कवर कर लिया था तो आखिर तुमने पहले रिएक्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि ओलिंगशन ने अपनी स्पिरिट को इस बोधिसत्व बॉडी ट्रांसमिशन सलाइवा के अंदर इसलिए हाइड किया था क्योंकि वो चाहता था कि जियान और हानफेंग एक खतरनाक फाइट में एंगेज हों, और जब वो दोनों सीरियसली इंजर्ड हो जाएंगे तो वो इस बोधिसत्व बॉडी ट्रांसमिशन सलाइवा को चुपके से चुरा सकता है। लेकिन जितना उसने अपने फाइनल रिजल्ट को प्रेडिक्ट किया था, चीजें बिल्कुल वैसी होती नहीं है, क्योंकि जियान सबसे पहले अपनी लाइटनिंग स्पीड में उन तीनों एल्डर्स को मार देता है। और जब जियान अपनी हेवली फ्लेम से एंग्री बुद्धा लोटस फ्लेम को क्रिएट करता है, तो फिर हानफेंग और मोशिंगटियान को इस बैटल से विदड्रॉ करना पड़ा था। और इस रीजन की वजह से एल्डर सूचियान और लिटिल फेट डॉक्टर की स्ट्रेंथ बची रह गई थी। अब भले ही ओलिंगशन किसी से 1-to-1 फाइट में नहीं डरता हो, लेकिन अगर ये दोनों दोस्तों एक साथ अटैक इसके ऊपर कर देते हैं तो इसका हारना बिल्कुल तय हो जाएगा। जियान कहता है पिछले 2 दिनों में कई लोग हमारा पीछा कर रहे थे और इस वजह से मैं एक नई परेशानी को नहीं क्रिएट करना चाहता था। और दूसरा रीजन ये है कि तुम्हारी स्पिरिट की हाइड करने की तकनीक काफी ज्यादा यूनिक है, क्योंकि मैं इसे सेंस तो कर पा रहा था लेकिन इसे मैं ढूंढ नहीं पा रहा था। और क्योंकि कई लोग हमारे ग्रुप का पीछा भी कर रहे थे, तो मैं इस बोधिसत्व बॉडी ट्रांसमिशन सलाइवा को बाहर निकाल के ध्यान से ऑब्जर्व भी नहीं कर सकता था। जैसे ही हम जैनन एकेडमी में पहुंच जाते हैं, हमें इस बोधिसत्व बॉडी ट्रांसमिशन सलाइवा को अच्छे से स्टडी करने का मौका मिलेगा और तब तुम्हारे सोल इम्प्रिंट को मैं खींच के बाहर निकालता। ओलिंगशन ने कभी नहीं सोचा था कि वो जियान की स्कीम में फंस जाएगा। हम देखते हैं उसके फेस की मसल्स को ट्विच करते हुए, क्योंकि वो जिस प्लान को बहुत ज्यादा फ्लॉलेस समझ रहा था, उसे तो जियान काफी पहले से डिस्कवर कर लेता है। ऊपर से ओलिंगशन के पास मौका था कि वो जियान के लिए एक मुसीबत खड़ी कर दे, क्योंकि जब कई लोग जियान को परेशान कर रहे थे तब ओलिंगशन भी बाहर आ जाता तो डेफिनेटली जियान को काफी ज्यादा परेशानी होने वाली थी। ओलिंगशन कहता है कि तो तुमने जानबूझ के अपने आप को खुला छोड़ा जिससे मेरी स्पिरिट तुम्हारे सामने अपने आप रिवील हो सके। अब ओलिंगशन की इल्यूजनरी बॉडी की आवाज सुन के जियान के फेस पे एक स्माइल आ गई थी। जियान कहते हैं मिस्टर यंगशन, अच्छा हुआ कि तुम इस बोधिसत्व बॉडी ट्रांसमिशन सलाइवा को वापस मुझे दे दो। इससे हो सकता है कि मैं इस मैटर को भुला दूं, क्योंकि तुम इस समय हो अपने स्पिरिट अवतार में और कहीं हमारी मारकुटाई के बीच में तुम्हारी स्पिरिट बॉडी स्कैटर हो जाती है तो तुम्हारी ओरिजिनल बॉडी को भी काफी ज्यादा डैमेज होने वाला है। और तो और मैं अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करके तुम्हारी एक्चुअल बॉडी का पता भी लगा सकता हूँ। ये सुन के ओलिंगशन का फेस एकदम चेंज हो गया था, लेकिन वो हंसते हुए कहता है कि लड़के तुझे क्या ऐसा लगता है कि मैं इतना बड़ा ऐसे ही हो गया हूँ? अगर तू मुझे ज्यादा फोर्स करता है तो मैं इस बोधिसत्व बॉडी ट्रांसमिशन सलाइवा को यहीं पे डिस्ट्रॉय कर दूंगा और तब मैं भी देखूंगा कि आगे तू क्या कर सकता है। ये सुन के जियान ने भी अपनी आंखें नैरो कर ली थी। जियान कहता है कि ओलिंगशन, तुम्हें स्पिरिचुअल अवतार को यूज करने के लिए अपनी बॉडी को काफी क्लोज रेंज में रखना पड़ता होगा, और इसका मतलब ये है कि तुम्हारी रियल बॉडी हमसे कुछ ज्यादा दूर नहीं होगी। और अगर मैं कहीं गलत सेंस नहीं कर रहा हूँ, तभी हम देखते हैं जियान को इस शैडो फॉरेस्ट के नॉर्थ की तरफ पॉइंट करते हुए। जियान कहता है तुम्हारी एक्चुअल बॉडी तो उस डायरेक्शन में है ना। अब भले यहाँ पे ओलिंगशन चाहे कितनी भी चालाक लोमड़ी रहा हो, लेकिन जब जियान उसकी डायरेक्शन में पॉइंट कर देता है तो उसका एक्सप्रेशन एकदम अगली हो गया था। जिस ची मेथड का ओलिंगशन यूज करता था वो सच में काफी ज्यादा यूनिक था, क्योंकि कहीं इसकी स्पिरिट बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है तो उसकी रियल बॉडी की स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा कम हो जाएगी। इस पावर को वापस से कल्टीवेट करने में उसे काफी ज्यादा टाइम भी लगने वाला था, लेकिन अगर दुश्मनों को उसकी रियल बॉडी मिल जाती है तो यहाँ पे सच में उसकी जान जाने का खतरा है। इस वजह से ओलिंगशन ने अपनी रियल बॉडी को काफी सेफ जगह पे छुपाया था, लेकिन इस समय जियान की फिंगर एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन की तरफ पॉइंट कर रही है। इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर जियान को ढूंढने का मौका दिया जाए तो वो इस ओलिंगशन की रियल बॉडी को भी ढूंढ सकता है। अब ओलिंगशन के फेस एक्सप्रेशन को चेंज होते हुए जियान भी देख पा रहा था। जब जियान समझ जाता है कि उसका काम होने वाला है तो जियान एक सॉफ्ट आवाज में कहता है कि तुम इस ब्लैक कॉर्नर रीजन के काफी ज्यादा पुराने सीनियर हो और इस वजह से मैं भी तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ, वरना हम में से अभी तक कोई तुम्हारे ऊपर अटैक भी कर चुका होता। तो मैं इसे दोबारा कहता हूँ कि जब तक आप इस बोधिसत्व बॉडी ट्रांसमिशन सलाइवा को मुझे वापस लौटा देते हो, मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारे स्पिरिचुअल अवतार को यहाँ से सेफली जाने दूंगा। अब जियान की परसुएशन स्किल भी इतनी खतरनाक चली गई थी कि इससे हम उस ओलिंगशन के फेस को भी लगातार चेंज होते हुए देखते हैं और काफी गहराई से सोचने के बाद वो एक लंबी सी सांस लेता है। ओलिंगशन का एक बार फिर से ध्यान जाता है लिटिल फेट डॉक्टर और सूचियान की तरफ, और जब वो इन दोनों के ऑरे को सेंस करता है तो वो समझ गया था कि उसकी स्पिरिचुअल अवतार की तो बात ही छोड़ दो, अगर वो पीक कंडीशन में अपनी रियल बॉडी को लेके भी यहाँ आ जाता है तब भी उसके लिए इन दोनों के सामने से भागना बहुत ही डिफिकल्ट होगा। लेकिन जब वो उस जेड बॉक्स की तरफ दोबारा देखता है तो हम उसकी आंखों में एक हेजिटेशन को देख सकते हैं। खैर वो अपनी दांती मीचते हुए कहता है कि सच में नए लोग हमारे जैसे पुराने लोगों को बिल्कुल रिप्लेस कर लेंगे और शायद ये ब्लैक कॉर्नर रीजन भी यंग लोगों के लिए ही है। खैर जो भी हो, लेकिन इस बैटल में तुम जीत चुके हो और ये
बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा इसे मैं तुम्हें देता हूँ। और ये कहने के साथ ही ओल्ड लिंग ने इस जेड बॉक्स को सामने की तरफ फेंक दिया था। अब इस बॉक्स को अपनी तरफ आते हुए देख जियान के फेस पे भी एक स्माइल आ जाती है, लेकिन इसे कैच करने के लिए वो अपने हाथ का बिल्कुल यूज नहीं करता। वो अपनी फिंगर को फ्लिक करता है जिससे एक हिडन फोर्स क्रिएट होती है। इस फोर्स ने जियान के सामने इस जेड बॉक्स को सस्पेंड करके रखा था। अब जियान इतना ज्यादा कॉशियस बिहेव कर रहा था, इसे देख के तो ओल्ड लिंग भी अपनी आईब्रोज को निट कर लेता है। वो एक गुस्से वाला मुंह बना के कहता है कि अगर तुम इस बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा को ऑब्टेन कर भी लेते हो तभी तुम्हें उस बोधिसत्व हार्ट की न्यूज मिलना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। लेकिन जियान तो यहाँ पे दूसरी दुनिया में लग रहा था। जियान एक जेंटल आवाज में कहता है कि मेरा गोल वो बोधिसत्व हार्ट नहीं है, बल्कि मैं इस बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा को ऑब्टेन करना चाहता था। ये सुन के साइड में खड़ी लिटिल फी डॉक्टर थोड़ी सी स्टार्टल्ड हो गई थी, लेकिन अगले ही पल में हम उसके फेस पे एक टच्ड एक्सप्रेशन को अपीयर होते हुए देखते हैं। वो जानती थी कि उसकी वो फुल पॉइजन बॉडी को कंट्रोल करने के लिए जियान कितना ज्यादा एफर्ट मार रहा है, क्योंकि सिर्फ उसकी वजह से जियान ने इतने खतरनाक लोगों से दुश्मनी मोल ले ली थी। अब भले ही वो अंदर से कैसा भी फील कर रही हो, लेकिन इस समय वो अपने फेस पे कुछ भी शो नहीं करती है। लेकिन एक बात तो क्लियर थी कि उसने अपने जिन इमोशंस को दबा के रखा था, अब वो शायद अपने आप जागना शुरू कर चुके हैं। ओलिंगशन कहता है कि तुम्हारी एक्टिंग तो काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। खैर ये भी अनएक्सपेक्टेड बात है कि ये बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा तुम्हारे हाथ में एंड में आएगा। अब इससे आगे वो भी कुछ बकवास करना नहीं चाहता था। जैसे वो जियान से गुड बाय कहता है, उसकी बॉडी एकदम इल्यूजनरी होने लगी थी और अगले सेकंड के अंदर ये पूरी तरीके से डिसअपियर हो गया था। खैर जब फाइनली ये ओल्ड लिंग इस बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा को जियान को दे देता है, तो फिर एटलीस्ट सूचियन और लिटिल फी डॉक्टर को भी काफी ज्यादा रिलीफ फील हो रही थी। हम देखते हैं उन दोनों को जियान के साइड में अपीयर होते हुए, जहाँ पे उनके सामने एक जेड बॉक्स फ्लोट कर रहा था। वो कहते हैं फाइनली इस बुड्ढे ने भी इसके ऊपर गिव अप कर दिया। जब जियान ये बात सुनता है तो हम उसके फेस पे एक अजीब सी स्माइल को देख सकते हैं। वो अपना सिर हिलाते हुए कहता है कि आखिर ये इतना आसान कैसे हो सकता है। और ये कहने के साथ ही उसने अपनी फिंगर को फ्लिक कर दिया था, जिससे जियान की फॉलन हार्ट फ्लेम इस बॉक्स को निगल लेती है। इस हाई टेम्परेचर की वजह से ये बॉक्स तुरंत ही पाउडर में बदल गया था और हम देखते हैं उस बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा को फ्लोट करते हुए, जो कि इस तरीके से विगल कर रहा था जैसे वो भी इंटेलिजेंस और इमोशन को पोजेस करता हो। जियान एक कोल्ड स्माइल के साथ अपनी फॉरेन हार्ट फ्लेम से इसे कवर कर लेता है और जैसे जियान की सेवली फ्लेम ने इसे कवर किया था, हमारा ध्यान जाता है इस बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा के एक हिस्से पे, क्योंकि यहाँ से कुछ व्हाइट स्मोक बाहर आ रहा था। इसमें से हमें हल्की सी चीची जैसे साउंड भी सुनाई देती है। तभी हमारा ध्यान जाता है ओल्ड लिंग की स्पिरिचुअल बॉडी पे, जो कि अपनी फिजिकल बॉडी में जस्ट एंटर ही हुई थी। लेकिन जब अपनी फ्लेम को जियान अच्छे से कंट्रोल करता है तो हम इस बुड्ढे का एक्सप्रेशन एकदम चेंज होते हुए देखते हैं, जिसके बाद वो कुछ फ्रेश ब्लड को अपने मुंह से बाहर फेंकता है और अब उसकी आंखें काफी ज्यादा विशियस हो चुकी थी। वो एक डीप आवाज में कहता है कि बहुत अच्छे लड़के, मैं तुझे बिल्कुल याद रखूंगा। वहीं पे जियान एक स्माइल के साथ एक नए जेड बॉक्स में इस बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा को रख लेता है। जियान अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हुए कहता है कि फाइनली हमने उस हिडन डेंजर को हटा दिया है और हम रिलैक्स होकर अपनी जनरल एकेडमी में वापस जा सकते हैं। ऑनेस्टली ये वाला एपिसोड मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के टाइम में सारे सीन्स को एकदम इमेजिन कर पा रहा था। और आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। अब क्या जियान का ग्रुप सीधा जनरल एकेडमी में जाएगा या फिर उन्हें फेस करना पड़ेगा कोई नया डेंजर, और ऐसे कई सरप्राइज और मिलने वाले आपको आने वाले एपिसोड में। लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा भाई इस एपिसोड को लेकर कल आ जाएगा। और अगर इस वीडियो को तुम बाद में देख रहे हो तो डेफिनेटली वीडियो को एंड में तुम्हें राइट साइड में मिल जाएगा। खैर जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं वो इसे सब्सक्राइब करके हल गार्डन फैमिली का पार्ट बन सकते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ऐसे शानदार कंटेंट को लेकर आता रहता हूं। और साथ ही में तुम जैसे हल गार्डन कम्युनिटी को ज्वाइन करते हो तो तुम्हें एनिमे से रिलेटेड और भी कई डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। खैर अगर तुमने इसे पिछला वाला एपिसोड नहीं देखा तो इसे तुम लेफ्ट साइड में क्लिक करके देख सकते हो, और जैसे नेक्स्ट एपिसोड रिलीज होता है वो आपको राइट साइड में अवेलेबल करवा दिया जाएगा। सो हम मिलते हैं वीडियो को स्टार्ट, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।